नमस्कार बच्चों। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी त्रिविमीय ज्यामिति ये वाला चैप्टर चल रहा था हमारा। और अब हम पिछले वीडियो में हमने सारी एक्सरसाइज करा दी थी इसकी। अब हम आते हैं विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज पर। और उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि आपको शो करना है यानी दिखाइए कि एक लाइन जो ओरिजिन और पॉइंट 2 1 1 1 से जा रही है। एक लाइन L1 है जो पॉइंट ओरिजिन यानी मूल बिंदु से जा रही है और पॉइंट 2 1 1 से जा रही है। और एक दूसरी लाइन है जो पॉइंट 3 5 -1 से जा रही है और 4 3 -1 से, इन दो बिंदुओं से होके जा रही है, इन दो पॉइंट से होके जा रही है। तो ये दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये शो करना है। टू शो यानी क्या प्रूव करना है आपको? L1 और L2 परपेंडिकुलर है। दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के जब उनके डायरेक्शन रेशियोज यानी दिक् अनुपात का कॉरेस्पॉन्डिंग दिक् अनुपात यानी संगत दिक् अनुपात यानी कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम अगर 0 होता है तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो अगर पहली लाइन L1 के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 यानी दिक् कोजियाँ, L1 के दिक् अनुपात A1 B1 C1 हैं, तो A1 कितना होगा? x2 - x1 यानी 2 - 0 यानी 2। इसी तरह से B1 होगा 1 - 0 यानी 1 और C1 भी होगा 1 - 0 यानी 1। इसी तरह से डायरेक्ट रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन A2 B2 C2 अगर मान लेते हैं तो वो होगा 4 - 3 यानी 1, B2 होगा 3 - 5 यानी -2, C2 होगा -1 -1 यानी -1 + 1 यानी 0। अब अगर हम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालें तो A1 A2 हो गया 2 × 1, B1 B2 हो गया 1 × -2, C1 C2 हो गया 1 × 0, तो 2 - 2 + 0 यानी 0। देयरफॉर L1 और L2 क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं अगर कॉरेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। यही हमें शो करना था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं L1 M1 और N1 डायरेक्शन कोसाइंस हैं एक लाइन के, L2 M2 N2 डायरेक्शन कोसाइंस है दूसरी लाइन के, और दोनों ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तब आपको शो करना है एक तीसरी लाइन जो इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर हो यानी पहली और दूसरी पर। तो आप कहेंगे लेट फर्स्ट लाइन L1 हैज़ डायरेक्शन cosines L1 M1 N1। माना पहली रेखा जो L1 है, L1 माना उसके डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है, एंड सेकंड लाइन L2 उसके डायरेक्शन कोसाइंस दे रखे हैं आपको L2 M2 N2। ज्ञात है यानी गिवन है, गिवन कि L1 और L2 परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब आपको दिया हुआ है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 = 0। अब कहते हैं कोई तीसरी लाइन जो L1 पर भी परपेंडिकुलर हो, L2 पे भी परपेंडिकुलर हो, तो उसके डायरेक्शन
कोसाइंस क्या होंगी ये पूछा है। तो आप कहते हैं माना या लेट एक रेखा एल के दिक कोज्या है एल एम एन तथा ये लाइन एल भी परपेंडिकुलर है पहली लाइन के और यही लाइन दूसरी लाइन के भी परपेंडिकुलर है, यानी दोनों पर लंब हैं। अगर ऐसी स्थिति है इसका मतलब LL1 प्लस MM1 प्लस NN1 इज इक्वल्स टू 0। इसे फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। ये हो गई सेकंड इक्वेशन, ये तो गिवन है। और जब ये दूसरी वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है तो LL2 प्लस MM2 प्लस NN2 इक्वल टू होगा 0। ये हो गई आपकी तीसरी इक्वेशन। इन तीन इक्वेशन से आपको L, M और N की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसको करने का तरीका ये होता है कि वज्र गुणनफल विधि से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यहाँ से हम L और M और N की वैल्यूज़ निकालते हैं। तो हम ये कहते हैं L अपॉन M1 इंटू N2 माइनस N1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू M अपॉन N1 L2 माइनस N2 L1 N अपॉन L1 M2 माइनस M1 L2। इसे हमने K मान लिया। यहाँ से L बराबर K इंटू M1 N2 माइनस N1 M2, M का मान होगा K इंटू N1 L2 माइनस N2 L1 और N का मान होगा K इंटू L1 M2 माइनस M1 L2। अब इसके बाद हम ये जानते हैं L, M और N इस रेखा L की जो तीसरी रेखा हमने मानी थी उसके दिक कोज्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं। इसलिए L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर चूँकि 1 के बराबर है, क्योंकि किसी भी लाइन के दिक कोज्या के वर्गों का योग 1 होता है, इसलिए यहाँ से तीनों के वर्गों का योग 1 होगा। यानी सबका जब वर्ग करेंगे तीनों का, सब में K स्क्वायर होगा। K स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो अंदर बचेगा M1 N2 माइनस N1 M2 का वर्ग प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का वर्ग प्लस L1 M2 माइनस M1 L2 का वर्ग बराबर 1। ये हुआ इक्वेशन 4। इसे यहीं छोड़ते हैं और अब हम अगर इसका मान निकाल दें तो फिर K का मान निकाला जा सकता है। अब इसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये खास तरह के एक्सप्रेशन, इन्हें अगर बहुत फैला दोगे तो ये हाथ से निकल जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा देखकर करना है कि कैसे कैसे हमें क्या क्या दिया हुआ है उस हिसाब से। तो एक तो हमें समीकरण दिया था L1 L2 जो समीकरण 1 है। इसके अलावा L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर भी 1 होगा और L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर बराबर भी 1 होगा, क्योंकि L1 M1 N1 पहली वाली रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस हैं और L2 M2 N2 दूसरी वाली रेखा के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। अब यहाँ से हमें जो वैल्यूज़ निकालनी है, जो हमें पीछे वैल्यू निकालनी है, उसके लिए बस यही चीज़ें थोड़ा सा आपको जब आइडिया हो जाएगा, L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, ये किया
माइनस जो फर्स्ट इक्वेशन थी, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसमें से पहली वाली इक्वेशन जो थी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जो है उसका स्क्वायर करके माइनस कर रहे हैं, तो ये निकाल रहे हैं हम। तो ये इंटू ये माइनस ये, इसकी जगह लिखेंगे 1 इंटू इसकी जगह लिखेंगे 1 और इसकी जगह इक्वेशन 1 से लिखेंगे 0। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे मल्टीप्लाई करोगे L1 स्क्वायर L2 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर इंटू ये दोनों, तो इंटू M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, ऐसे लिख रहे हैं, पूरा नहीं खोल रही, इतना ही लिख रही हूँ। प्लस M1 का स्क्वायर इंटू M2 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर इंटू L2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर। इस तरह से खोल रही हूँ। क्यों खोल रही हूँ अभी पता चल जाएगा। फिर ये N1 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर एक साथ और बाकी दो N1 के साथ, यानी पहले L1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये बाकी दोनों के साथ ये रहा। इसी तरह से M1 को M2 के साथ मल्टीप्लाई किया और बाकी जो दो बचे थे उनके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही N1 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर ये रखा और बाकी दो से मल्टीप्लाई इकट्ठा करके लिख दिया। क्यों कर दिया अब ये अभी बता देंगे। ये लिख दिया आपने। इसके बाद माइनस, इसे खोलेंगे तो ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे करके तो ये हो जाएगा माइनस L1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर माइनस M1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 M1 M2 प्लस माइनस 2 M1 M2 N1 N2 माइनस 2 L1 L2 N1 N2 बराबर 1। ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आपके ये जो बचे इसे भी चाहो खोल लो। L1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर M1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 M1 M2 माइनस 2 M1 M2 N1 N2 माइनस 2 L1 L2 N1 N2 बराबर 1। अब ये L1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर और M1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर और ये तीनों एक साथ लेते हैं। L1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 M1 M2 एक साथ। अब की बार L1 N2 ये वाला और N1 L2 इसका उल्टा और ये वाला दोनों एक साथ रखते हैं। L1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर माइनस 2 L1 L2 N1 N2 और अब तीसरा बचा हुआ M1 का स्क्वायर L2 का स्क्वायर प्लस सॉरी ये तो हो गया, ये दोनों तो यहाँ हो गए थे। अब बचा है M1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर ये वाला प्लस N1 का स्क्वायर M2 का स्क्वायर और तीसरा वाला 2M1 M2 N1 N2 बराबर 1। ये हो गया आपका L1 M2 माइनस M1 L2 का होल स्क्वायर। ये हो गया
L1N2 माइनस N1L2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया आपका M1 का स्क्वायर, M1N2 माइनस N1M2 का होल स्क्वायर, ये वाला इज इक्वल्स टू 1। ये आपका आया। अब अगर इसको पूरे को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, के स्क्वायर, और ये पूरा की पूरा ऐसे कि ऐसे इक्वल टू के स्क्वायर, और अब देखेंगे जो इक्वेशन फोर्थ थी, इक्वेशन फोर्थ में इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 1, इक्वेशन फोर्थ से ये पूरा की पूरा 1 दिया हुआ है, तो 1 बराबर के स्क्वायर, तो के की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1, तो सिर्फ प्लस को अगर कंसीडर कर लें 1 को, तो इस तरह से L की वैल्यू होगी जो हमने पीछे निकाली थी, के की जगह 1 लिखें तो M1N2 माइनस N1M2, M की वैल्यू थी N1L2 माइनस L1N2, और N की वैल्यू थी L1M2 माइनस M1L2। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हो गए उस तीसरी लाइन के, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, अपने आप ये क्वेश्चन हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, दो लाइन्स हैं जिनके डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, दिक् अनुपात दे रखे हैं, उनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिक् अनुपात हैं आपके ए बी सी, दूसरी लाइन के दिक् अनुपात हैं आपके बी माइनस से, सी माइनस से, ए माइनस बी। दो लाइन जिसके दिक् अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 होते हैं, तो उनके बीच में जो एंगल होता है कॉस थीटा, अगर थीटा एंगल है तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ये होता है। तो इस तरह से A1 B1 C1 की जगह ABC और A2 B2 C2 की जगह B माइनस ए, C माइनस ए, A माइनस बी होगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई A B माइनस ए, B माइनस सी है सॉरी ये, प्लस B C माइनस ए प्लस C A माइनस बी अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट B माइनस सी का स्क्वायर प्लस C माइनस ए का स्क्वायर प्लस A माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर करेंगे ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी। नीचे वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे दोनों को, और ऊपर वाला आप देखेंगे सब कट जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी से, माइनस ए बी प्लस ए बी से, रिजल्ट आ गया 0। तो थीटा की वैल्यू हुई आपकी 90 डिग्री। तो दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, कोण बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, उस लाइन का समीकरण ज्ञात करना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। रेखा एक्स अक्ष के समांतर है यानी पैरेलल है, और मूल बिंदु से जाती है, ओरिजिन से होकर जाती है, passes from origin। हमने जो लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन किया था, हमने किया था इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ए वेक्टर यानी वो पॉइंट जिससे वो पास होके जाता है, बी वेक्टर यानी जिस वेक्टर के वो पैरेलल होती है रिक्वायर्ड लाइन। और अगर इसे हम, ये थी हमारी वेक्टर फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म में हमारी जो लाइन थी
x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, जहाँ x1 y1 z1 ये कार्टेशियन फॉर्म में हमारी, तो x1 y1 z1 हमारे ओरिजिन के मतलब कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पॉइंट से होके जाता है, तो यहाँ पर ये ओरिजिन के बराबर होगा, x1 0 y1 0 z1 0, और ए बी सी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को रेशियोज हैं, दिक् अनुपात हैं। तो बेसिकली जिस तरह से लाइन दी हुई है तो हमें ये फॉर्म निकालनी चाहिए। जब कहा है नहीं कि वेक्टर निकालनी है कार्टेशियन, आप कोई भी निकाल देंगे, दोनों सही रहेगी। और चूंकि इसमें कोई भी मेंशन नहीं है तो कोई एक निकाल दीजिए आप, मैं दोनों निकाल रही हूँ। तो यहाँ ए वेक्टर, अगर मैं वेक्टर इक्वेशन की बात करती हूँ, वेक्टर फॉर्म की बात करती हूँ पहले, तो जो आपका वेक्टर ए होगा वो होगा 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो 0 ही मान लीजिए, इसे होना या ना होना बराबर। अब आते हैं एक्स एक्सिस के समानांतर। जो एक्स एक्सिस के समानांतर एंगल है, बी वेक्टर पैरेलल है एक्स एक्सिस के, इसका मतलब बी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जो एक्स एक्सिस से पैरेलल है वो वाई एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जेड एक्सिस से भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर दूं मैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे किसके, बी वेक्टर के जो होंगे वो होंगे cos 0 cos 90 यानी 1 0 0। तो वेक्टर बी को आप लिखेंगे1i प्लस 0j प्लस 0k। और अगर इस फॉर्म में जब कार्टेशियन की बात करेंगे तो फिलहाल आपका वेक्टर इक्वेशन हो गई क्या, सिर्फ ए वेक्टर की जगह 0i 0j 0k और लैम्डा टाइम्स आई वेक्टर। तो ये जो आपकी इक्वेशन आएगी, ये वो लाइन आएगी जो ओरिजिन से जा रही है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस से। ये आपकी हुई वेक्टर इक्वेशन। अब आते हैं कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन में x1 कितना होगा 0, y1 कितना होगा 0, z1 कितना होगा 0, a कितना होगा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कितनी होगी 0, और c की वैल्यू भी 0 दी होगी। x माइनस 0 अपॉन 1, y माइनस 0 अपॉन 0, z माइनस 0 अपॉन 0। ये आपकी यानी x अपॉन 1, y अपॉन 0, z अपॉन 0, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। ओरिजिन कायदे में ये आपकी एक्स एक्सिस लाइन ही हो गई। तो ये दो फॉर्म होंगे आपके आंसर जो होगा। आते क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 ये कहता है 4 बिंदु ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको एंगल निकालना है, कोण निकालना है ए बी और सी डी के बीच में। तो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट है आपके 4 5 7, सी के कोऑर्डिनेट है आपके -4 3 -6, डी के कोऑर्डिनेट है 2 9 2। आपसे कहते हैं ए बी और सी डी के मध्य कोण यदि थीटा होता है तो इसे ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। तो दो रेखाओं के बीच में कोण, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज A1 डायरेक्शन रेशियोज ए बी के A1 B1 C मानते हैं, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी A2 B2 C2 मानते हैं। तब A1 होगा 4 - 1 यानी 3, B1 होगा 5 - 2 यानी 3, C1 होगा 7 - 3 यानी 4। इसी तरह से A2 होगा D -4 यानी 6,
B2 होगा 9 माइनस 3 6, C2 होगा 2 माइनस माइनस 6 यानी 2 प्लस 6 यानी 8। तब कॉस थीटा होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। और अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 इंटू 6 4 इंटू 8 अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। 18 प्लस 18 प्लस 32, 9 प्लस 9 प्लस 16, 36 प्लस 36 प्लस 64, 36 प्लस 32 और ये 18 प्लस 16 इज़ अंडर रूट 34 और ये हो जाएगा 136, 6 और 2 8, 3 और 3 6, अंडर रूट 34 और ये बन गया 4 इंटू 34। 34 का 2 में से 34 आ गया, 4 का 2 बन के बाहर आ गया, 34 2 जा 68, ये बना 1। कॉस थीटा अगर 1 होता है तो थीटा की वैल्यू आती है 0। यानी AB और CD पैरेलल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। 2 लाइन्स दे रखी है। पहली लाइन x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन 2k, z माइनस 3 अपॉन 2, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन दे रखी है x माइनस 1 अपॉन 3k, y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। दोनों लाइन परपेंडिकुलर दी हुई है, k की वैल्यू पूछी है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, फाइंड k। ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं लाइन के, दिक् अनुपात होते हैं। जब दोनों पैरेलल होती हैं तो डायरेक्शन रेशियोज, जो पहली वाली लाइन के A1 अगर -3 हो गया, B1 हो गया 2k, C1 हो गया 2। दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 3k 1 -5। सिंस L1 और L2 परपेंडिकुलर है, देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होंगे। इसका मतलब -3 इंटू 3k, 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 कितना होगा, 0 होगा। तो -9k प्लस 2k -10 बराबर 0। ये हो गया -7k इज इक्वल्स टू 10। k की वैल्यू आ गई 10 अपॉन -7। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 कहते हैं एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो पॉइंट 1 2 3 से जा रहा है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3, इस पॉइंट से जा रहा है और परपेंडिकुलर है किसी लाइन के दूसरी लाइन के आर वेक्टर प्लेन के, परपेंडिकुलर टू प्लेन की इक्वेशन है आर वेक्टर डॉट आई प्लस 2j माइनस 5k प्लस 9 बराबर 0।
तो हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पर परपेंडिकुलर हो, इस प्लेन पर। अगर ये आपका प्लेन है, ये वाला इक्वेशन इस प्लेन की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, यानी ऐसे जाए। ये जो आपका पेन है, पेन जो है 90 डिग्री का कोण बना रहा है। किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें एक तो उस पर पॉइंट दिया है, दूसरी चीज़ हमें चाहिए उस लाइन के दिक् अनुपात या एक वेक्टर ऐसा जो उसके पैरेलल हो। तो हमें यहाँ नहीं दिया कि बस पॉइंट ही दे रखा है। अब वो वेक्टर जो इस लाइन के पैरेलल हो, चूँकि ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, प्लेन में ये वाला जो वेक्टर दिया है, अगर हम बात करें आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर डी, इस फॉर्म में अगर इक्वेशन है तो ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। तो जो वेक्टर इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, जो हमें लाइन चाहिए थी वो भी इस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो लाइन हमें चाहिए वो इस वेक्टर के पैरेलल होगा। तो हम अगर आपकी इक्वेशन निकालते थे इस सूत्र से, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का जो डायरेक्शन, ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर होगा वो होगा 1i प्लस 2j प्लस 3k, और बी वेक्टर क्या होता था, पैरेलल होता था इस रेखा के, और ये रेखा किसके पैरेलल है, इस एन वेक्टर के। तो ये बी वेक्टर क्या कायदे में क्या हो गया, एन वेक्टर ही हो गया। तो बी वेक्टर कितना हुआ, i प्लस 2j माइनस 5k। इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन यानी अभिष्ट रेखा जो है वो होगी आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर की जगह i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j माइनस 5k। ये हो गई वेक्टर इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन ही आपसे बोली थी, पूछी थी, तो ये वेक्टर इक्वेशन ही निकल गई। ये था प्रश्न नंबर 7। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। आपके कहते हैं, आपकी बार कहते हैं एक तल का समीकरण निकालिए, प्लेन का इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है, विच पासिस थ्रू पॉइंट ए बी सी। वो प्लेन ए बी सी से पास होता है और वो प्लेन पैरेलल है यानी समानांतर है प्लेन आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के वेक्टर बराबर 2। एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है, तल का समीकरण निकालना है जो ये दिए हुए तल के पैरेलल हो। मान लो ये वाला तल ये पेपर है, तो हमें जो इक्वेशन चाहिए वो इस पेपर के पैरेलल हो। ये तमाम जो प्लेन्स जा रहे हैं वो इसके पैरेलल होंगे, लेकिन वो वाला जो इस पॉइंट से भी पास हो। तो जब हमें किसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और हमें वो दे रखा है कि किसी पॉइंट के से होकर जा रहा है, तो किसी पॉइंट से जाने वाले का समीकरण और किसी वेक्टर n के पैरेलल, n के परपेंडिकुलर या नॉर्मल प्लेन का समीकरण का इक्वेशन होता है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर 0। ये इक्वेशन होती है, फॉर्मूला मैंने आपको याद दिलाया, ये उस प्लेन की इक्वेशन होती है जो किसी पॉइंट ए वेक्टर से जा रहा हो और जो किसी एन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। अब जो प्लेन हमें चाहिए वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यानी ये अगर ये वाला प्लेन, ये जो पेपर है, इस प्लेन की इक्वेशन है, तो i प्लस जे प्लस के वेक्टर कैसा वेक्टर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। और जो प्लेन हमें चाहिए वो इसके पैरेलल है, तो ये वाला वेक्टर इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो यानी जो हमें इक्वेशन निकालनी है उसमें n वेक्टर क्या बन गया, i प्लस जे प्लस के वेक्टर। n वेक्टर तो ये हो गया, और a वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वो पॉइंट जिससे वो प्लेन हमारा जा रहा है जो हमें चाहिए। तो इस तरह से a वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो हो गए ai प्लस bj प्लस ck।
तो इस तरह से इक्वेशन हो गई, वेक्टर इक्वेशन हो गई आर वेक्टर माइनस ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट एन वेक्टर की जगह आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो या तो यहीं छोड़ दो, वरना आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे प्लस के माइनस, जब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो आएगा ए इंटू वन ए प्लस बी इंटू वन प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आएगी ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ ये नहीं कहा था कि आपको वेक्टर इक्वेशन चाहिए, कार्टेशियन चाहिए। तो जब आपसे कुछ कहा ही नहीं वेक्टर चाहिए कार्टेशियन चाहिए, पर जो हमें प्लेन वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है तो वेक्टर की फॉर्म में ही हमने अपनी इक्वेशन निकाल दी। कार्टेशियन में कहते तो हम कार्टेशियन में भी निकाल सकते थे। तो ये थी हमारी वेक्टर इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है, दो लाइंस दे रखी हैं, इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। पहली लाइन दी हुई है आर वेक्टर बराबर 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस 2j प्लस 2k। दूसरी लाइन दे रखी है आर वेक्टर बराबर -4i माइनस k प्लस म्यू टाइम्स 3i माइनस 2j माइनस 2k। ये दो वेक्टर दिए हैं और दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, दो लाइन के बीच में दूरी पूछी है। अगर हम फॉर्मूले को याद करें तो अगर पहली लाइन अगर हमारी होती है a1 प्लस लैम्डा b1 और दूसरी लाइन अगर हमारी होती है a2 प्लस लैम्डा b2 और यहाँ b1 और b2 पैरेलल नहीं हैं, तो इस तरह की लाइन स्क्यू लाइंस कहते हैं। ना तो ये पैरेलल होती है ना एक दूसरे को काटती है। देख रहे हैं b1 ये हुआ b2 ये हुआ, दोनों पैरेलल नहीं है। पैरेलल होते तो 1/3 2/2 और 2/-2 इनका रेशियो बराबर होता। यहाँ 1/3 रेशियो और -2/-2 1 रेशियो है, तो दोनों रेशियो ही बराबर नहीं है। तो b1 और b यानी ये वाली लाइंस पैरेलल नहीं है। जब ये पैरेलल नहीं है तो इस फॉर्म में होती है। तब जो इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला आपका होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस b1 क्रॉस b2। ये फॉर्मूला आपका होता है। तो अब अगर कंपेयर करें तो a1 वेक्टर हो गया आपका 6i प्लस 2j प्लस 2k, a2 वेक्टर हुआ आपका -4i माइनस k, जी इसमें j नहीं है, 0j मान सकते हैं, और 0 -4i प्लस 0j माइनस k, आप ऐसे मान लो, कन्फ्यूजन कम रहेगा। b1 वेक्टर हो गया आपका i माइनस 2j प्लस 2k, ये b1 और ये b2, ये a1 और ये a2, और b2 वेक्टर हो गया आपका 3i माइनस 2j माइनस 2k। अब पहले निकालते हैं b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 का निकालने का तरीका i j k 1 माइनस 2 2 3 माइनस 2 माइनस 2। तो ये होगा i टाइम्स -2 इंटू -2 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 माइनस j -2 -6 प्लस k -2 प्लस का 6 8i माइनस माइनस प्लस 8j प्लस 4k, और फिर मॉडुलस b1 क्रॉस b2 होगा
8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 64 प्लस 64 प्लस 16, 128 प्लस 16, 144, और ये हो गया 12। अब आते हैं A2 माइनस A1 पर, तो -4i माइनस 6i यानी माइनस का 10i, 0i माइनस 2j यानी माइनस 2j, माइनस के माइनस 2k यानी माइनस का 3k। अब इन दोनों का A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट -80 -16 -12। चार 2 8, 8 और 1 9 और 1 10, -108। वैल्यू यहाँ रखेंगे तो डिस्टेंस होगा माइनस का 108 अपॉन 12, 12 नम 108, डिस्टेंस हो गया 9, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, 9 यूनिट। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 9। आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 ये कहता है, निर्देशांक ज्ञात करो उस बिंदु के जिस बिंदु पर एक लाइन जो बिंदु 5 1 6 और 3 4 1 से होकर जाती है और वाई जेड प्लेन को काटती है। यानी वाई जेड प्लेन को जिस बिंदु पर काटती है वो लाइन जो बिंदु 5 1 6 और 3 4 1 से होकर जाती है, तो उसके आपको कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। ये आपका वाई जेड प्लेन है, यानी ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये एक रेखा है ए जिसके कोऑर्डिनेट 5 1 6 है, और ये जो दूसरा पॉइंट है इस रेखा का वो है 3 4 1, ये बी बिंदु है, और ये इसको कहीं पर इस प्लेन को जेड वाई प्लेन को काटती है, और ये बिंदु लेट सपोज हमारा पी है। तो आपको पी के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। अब इसको निकालने का क्या तरीका है, हम क्या कहते हैं कि मान लीजिए ए बी एक लाइन है और जेड वाई प्लेन इसको काट रहा है किसी बिंदु पी पर, तो ये ए बी लाइन को काट रहा है मान लीजिए λ:1 की रेशियो में। तब सेक्शन फॉर्मूला से बिंदु पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। फिर चूंकि बिंदु जेड वाई प्लेन पे होगा और जेड वाई प्लेन पे वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट का तो पता नहीं, पर एक्स कोऑर्डिनेट ज़रूर 0 होता है। जब जेड कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट को 0 रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे, और लैम्डा की वैल्यू निकलती पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो हम कहेंगे माना ए बी, रेखा ए बी को तल जेड वाई बिंदु पी पर λ:1 के अनुपात में विभक्त करता है, विभक्त। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लेट लाइन ए बी divides, line AB is divided
by plane ZY at point P in ratio लैम्डा इज टू 1, तब P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, P के निर्देशांक होंगे लैम्डा इंटू 3 लैम्डा प्लस 1 इंटू 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और 1 लैम्डा यानी लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे P के। अब चूंकि पॉइंट P ZY तल पर है, जो ZY तल पर होते हैं उसके x कोऑर्डिनेट, x का निर्देशांक बराबर 0 होता है, यानी 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कितना हो गया 0। तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू -5/3 आ गई। तो इस तरह से जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये तो डेफिनेटली 0 हो ही गया, ये हो गया 4 इंटू -5/3 प्लस 1 अपॉन -5/3 प्लस 1 एंड -5/3 प्लस 6 अपॉन -5/3 प्लस 1। तो ये हो गया 0 और ये 3 -4 5 20 प्लस 3 -17 और ये हुआ अपॉन माइनस का 2। ये हो गया 6 3 जा 18, 18 माइनस 5, 18 में से 5 गए बचे 13 और ये हो गया माइनस का 2। तो कोऑर्डिनेट्स हुए 0 17/2 -13/2। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बिल्कुल सेम है, अब की बार ZX प्लेन से कट रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब की बार जो प्लेन है ये है आपका x एक्सिस, ये है Z एक्सिस। तो ये ZX प्लेन है और ये लाइन पॉइंट P पे काट रही है। A के कोऑर्डिनेट है आपके 5 1 6, B के कोऑर्डिनेट हैं 3 4 1, सेम ही लिया हुआ है बस अब की बार। तो ये तो पुराना वाला क्वेश्चन ही है, बस पहले YZ प्लेन था, अब की बार ZX प्लेन है। तो मैं पिछले क्वेश्चन को ही, पिछला जो क्वेश्चन था आपका बिल्कुल उसी तरह से आप करके आएंगे। यहाँ तक तो सेम रहेगा कि माना ये इसको काटता है, पर यहाँ से ये चेंज हो जाएगा, यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ये आपका 0 होगा। तो इतना हिस्सा सेम करने के बाद लेट P डिवाइड्स AB इन रेशियो लैम्डा इज टू 1। तो P के कोऑर्डिनेट्स 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 5 है, लैम्डा प्लस 1 और ये हो गया 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और ये हो गया 1 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब की बार ये ZX प्लेन को P lies on ZX plane, therefore y coordinate becomes 0, यानी 4 लैम्डा प्लस अपॉन लैम्डा प्लस 1 0, यानी लैम्डा की वैल्यू -1/4। तो इसलिए P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 3 इंटू -1/4 प्लस 5 अपॉन -1/4 प्लस 1, ये 0 हो ही गया, और ये -1/4 प्लस 6 अपॉन -1/4 प्लस 1। तो ये हो गया आपका P कोऑर्डिनेट 4 5 20, 20 में से 3 माइनस
17/3 और 6 4 24 में से 1 गए 23/3। ये आपका आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है। वहाँ पर था आपका YZ प्लेन, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया था। आपकी बार ZX प्लेन है, तो इसमें आपका x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब की बार फिर उसी तरह से एक लाइन दे रखी है, लाइन AB, जहाँ A के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -4 -5। मैंने अपनी तरफ से मान ली, लेट लाइन AB, पहले कोऑर्डिनेट को A मान लिया और दूसरा कोऑर्डिनेट B है। तो लाइन AB, लेट लाइन AB क्रॉसेस या किसी तल दे रखा है 2x + y + z = 7। यानी ये प्लेन की इक्वेशन दे रखी है आपको, प्लेन की इक्वेशन दी है। ये लाइन AB क्रॉसेस प्लेन दिस एट पॉइंट P। मान लीजिए पॉइंट P पे काटता है। ये एक प्लेन है, जैसे ZX प्लेन था पिछली लाइन में, इसी तरह से AB लाइन है। ये वाला प्लेन मैं ऐसे ही बना देती हूँ। ये प्लेन आपका ये वाला प्लेन है और ये लाइन AB है, ये A और ये B लाइन पॉइंट है, और ये कहीं यहाँ पर काट रहा है, तो ये P पॉइंट पे काट रहा है। तो अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो फिर उसी तरह से लेट P डिवाइड्स AB इन रेशियो λ/1। तो P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, A है आपका 3 -4 -5, B है 2 -3 1, ये लैम्डा ये 1। तो B के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 λ + 3/λ + 1 -3 λ -4/λ + 1 और 1 λ यानी लैम्डा 1 λ -5/λ + 1। ये P के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और चूँकि ये पॉइंट P इस तल पर स्थित है, तो इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। सिंस पॉइंट P लाइज ऑन प्लेन, गिवन प्लेन 2x + y + z = 7। तो x की जगह ये, y की जगह ये, z की जगह ये रखेंगे, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका अंदर 2 × 2 λ + 3/λ + 1 प्लस -3 λ -4/λ + 1 प्लस λ -5/λ + 1 = 7। तो ये हो गया 4 λ + 6 -3 λ -4 प्लस λ -5/λ + 1 = 7। तो ये हो गया 4 + 1 5 -3 5 - 3 यानी 2 λ 6 - 4 is 2 2 - 5 is -3 = 7 λ + 7। तो ये हो गया, ये उधर चला गया 2 λ - 7 λ = 10 -5 λ = 10। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई आपकी -2। यहाँ रखेंगे तो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 × -2 -3/-2 + 1 -3 × -2 -4/-2 + 1 -2 -5/-2 + 1। तो हो गया -4 + 3 यानी -1, नीचे भी -1 -1/-1 is 1। 6 - 4 is 2 2/-1 यानी -2, और ये -7/-1 is 7।
तो कोऑर्डिनेट्स हुए आपके क्वेश्चन नंबर 12 के 1 - 2 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कीजिए, बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।